एवरीवन। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि संसद से कैसे विधि पारित होती है और किस तरीके से संसद में डेडलॉक आते हैं, कैसे गतिरोध आता है। और गतिरोध का एग्जाम्पल है, यानी संसद जब विधि बनाती है, दोनों सदन, आपको याद होगा कि लोकसभा राज्यसभा से पारित होके जैसे ही विधेयक दोनों सदनों के पास जाता है तो स्वाभाविक रूप में उसमें गतिरोध हो सकता है, डेडलॉक हो सकता है। तो वो डेडलॉक कैसे होगा? तो संयोग की बात है, संविधान का अनुच्छेद 108 में ये बात लिखी गई है कि किसको हम डेडलॉक मानेंगे। अनुच्छेद 108 में ये बात लिखी गई है कि हम किसको डेडलॉक मानेंगे, हम किसको गतिरोध माने। अब गतिरोध किसको माना जाएगा? पहली कंडीशन। इसका मतलब है दोनों सदन बहुत गंभीर रूप में असहमत है, दोनों सदन के द्वारा बात पारित नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि पहला सदन लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा, पहले सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने, यानी पहला सदन का मतलब लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। पहले सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। और फिर पहली कंडीशन है, यानी पहले सदन ने विधेयक पारित किया, दूसरे सदन ने कोई संशोधन नहीं बताया, वैसा रिफॉर्म कर लो, उसने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, तो अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब है कि दोनों सदनों में असहमति बन गई और ये गतिरोध बन गया। असहमति हो लोकतंत्र का एक दोस्तों स्वाभाविक भाग है, और अगर गतिरोध हो जाए, डेडलॉक हो जाए, तो बड़ी गंभीर मामले है। अब देखेंगे कि दूसरा मामला क्या है कि पहले सदन के द्वारा पारित किए गए विधेयक या पहले सदन के द्वारा पारित किए गए विधेयक पर दूसरे सदन के संशोधन से पहला सदन सहमत नहीं है। ये भी कंडीशन है। पहले सदन के द्वारा पारित किए गए विधेयक पर दूसरे सदन के संशोधन से पहला सदन सहमत नहीं है, यानी पहले सदन ने विधेयक पारित कर दिया, दूसरे सदन के पास गया, दूसरे सदन का भी संशोधन कर दो, उससे पहला सहमत नहीं है। यानी लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने संशोधन कर दिया, तो जो पहला सदन कह रहा है कि नहीं भाई, इस संशोधन को हम नहीं मानेंगे, तो ये भी डेडलॉक माना जाएगा। और तीसरी कंडीशन होती है सी। जो तीसरी कंडीशन होती है डेडलॉक की, उसमें बात है कि पहले सदन द्वारा पारित विधेयक पर दूसरा सदन 6 महीने तक कोई विचार न करे। पहले सदन के द्वारा पारित विधेयक पर दूसरे सदन 6 महीने तक कोई विचार न करे, लेकिन इस 6 महीने में जो सत्रावसान होता है वो शामिल नहीं होगा। आप याद रखो, इस 6 महीने में जैसे 2 सत्र के बीच का जो अवकाश होता है, छुट्टी होती है, उसे कहते हैं सत्रावसान, यानी सत्र का समाप्ति। इसका मतलब बजट सेशन पारित हो गया, तो उसके बाद जब मानसून आएगा तो बीच का इंटरवल होता है वो सत्रावसान है। तो पहले सदन के द्वारा पारित विधेयक पर दूसरा सदन 6 महीने तक कोई विचार न करे, तब क्या माना जाएगा कि ये डेडलॉक है, क्योंकि उस 6 महीने में सत्रावसान का समय शामिल नहीं होगा। इन 6 महीने में वो 6 महीने जिसमें सदन चला है, या सत्रावसान ही नहीं,
बल्कि वैसा कोई भी प्रावधान 6 महीने में शामिल नहीं होगा जिसमें सदन 4 दिन या उससे ज्यादा स्थगित रही हो। तो आप याद रखो, जब सदन चलता है तो सैटरडे संडे सदन वैसे कार्यवाही बंद होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो 6 महीने में सैटरडे संडे गिना जाएगा। लेकिन ऐसा कोई छुट्टी, ऐसा कोई अवसान या अंतराल जहां 4 दिन से ज्यादा का अंतराल हो, तो वो 6 महीने के भीतर शामिल नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन है जहां सदन में डेडलॉक हो जाएगा, जहां सदन में अपने आप में गतिरोध हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों, जब संसद कोई विधि पारित करती है, तो संसद का मतलब क्या है? जहां गिव एंड टेक हो। भाई पार्लियामेंट का मतलब क्या है? जहां पे लोकतंत्र का मतलब ही होता है लेन देन। भाई थोड़ा हम आगे, आप आगे हटिए, हम पीछे हटे, इसी गिव टेक से सिद्धांत से चलता है। आपको याद दिलाए दोस्तों, राजनीतिक समझौते में गिव एंड टेक होता है। गिव एंड टेक का मतलब है कि संबंध तब नहीं बन पाएगा जब आप कहोगे कि नहीं, हम तो अपने बात से एक भी रत्ती पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे राजनीतिक दलों के बीच में जब चुनाव आता है तो सीटों के समझौते होते हैं। तो पॉलिटिकली क्या होता है? भाई आगे पीछे लोग हो जाते हैं। पहले दल डिमांड करेगा हमें 20 सीट चाहिए, फिर क्या चलो भाई 19 सीट से काम चल जाएगा। दोस्तों ये पॉलिटिक्स से बड़ी जीवन में सीखने की बात है, जीवन में अड़ने की बात नहीं होती। यानी एक बीच का पॉइंट दे दीजिए, यानी कुछ दूसरे को छूट दीजिए, कुछ आप भी छूट लीजिए। इसे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में ये कंडीशन बहुत ही अपवादिक है, रेयर है, सामान्यतः नहीं होती। क्योंकि दो भाई पॉलिटिक्स में तो ठीक है, आपने भी कहा वो भी ठीक है, हमने कहा वो भी ठीक है। इसका मतलब बीच का रास्ता हम लेकर आते हैं, दोनों की बातों को आंशिक रूप में स्वीकार कर लिया जाए। हम बीच के रास्ते पर आएंगे, बजाय कि कह दे कि नहीं हम आपकी बात स्वीकार ही नहीं करेंगे, आपने तो एकदम से अनावश्यक बात कही है। तो ऐसा कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं होता। तो हमेशा इन सरकारों के बीच में तमाम असहमतियों के बाद सहमति हो जाना। इसे पॉलिटिकल स्टूडेंट का घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टूडेंट को उसके पार्टनर के साथ खटपटी नहीं होनी चाहिए। क्यों खटपटी क्यों होती है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम एकदम सही है। झगड़ा इसलिए होता है कि हम सोचते हैं हम एकदम सही है, हमारा पार्टनर सोचता है हम एकदम सही है। हकीकत की बात है कि दोनों सही है, दोनों गलत है। लेकिन आप जानते हो, इसलिए बहुत रेयर कंडीशन है। और आज तक के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इतना, हमारे यहाँ तो हर सत्र में कम से कम 10 विधेयक पारित होते हैं। यानी आज़ादी के बाद से आज तक विधेयकों की संख्या गिनी जाए तो कम से कम 20,000 होगी। लेकिन उसमें 3 मौका ऐसा आया, हमारे 3 ही ऐसे विधेयक हैं जो डेडलॉक के कारण पारित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं सामान्य परिस्थिति नहीं है, अपवाद है, जो पॉलिटिक्स में कभी कभार आता है। और अगर ऐसा हो जाए तो अनुच्छेद 108 में लिखा गया है कि अब गतिरोध को तोड़ने के लिए क्या किया जाए। गतिरोध अगर हो गया तो आप याद रखिए दोस्तों, परिणाम भी, इसका परिणाम क्या है? 2 है। या तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, आप समझ रहे हो विधेयक को ड्राफ्ट करने में, लिखने में कितना समय लगा है, और कोई विधेयक इसीलिए तो आ रहा है कि उसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए कोई विधेयक हमेशा लाना चाहते हैं कि स्वाभाविक तौर पर साइबर क्राइम ना हो, क्योंकि बिना विधि के समाज चल नहीं पाता। तो विधि समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सरकार अब कृषि विधेयक को सरकार लाना चाहती थी, तो स्वाभाविक रूप में वो सरकार की आवश्यकता थी। अभी आप देख रहे हो आधार कार्ड लाया गया। कोई विधेयक सरकार को चलाने के लिए बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बिना विधि के हमारा देश चलता नहीं। तो विधेयक समाप्त हो जाए, ये भी अब बात अच्छी नहीं है। और दूसरा एक ऑप्शन है उसका, संयुक्त बैठक हो जाए, ज्वाइंट सेशन हो जाए। आप याद रखो दोस्तों, संयुक्त बैठक अलग है। हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है, कि जब 2 सदन की बैठक, जैसे कि पहला सदन होता है वर्ष का पहला बैठक, उसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक को संयुक्त रूप में संबोधित करता है। वो सेंट्रल हॉल है जहां वो संयुक्त रूप में संबोधित करेगा। लेकिन आपको याद दिला दें, ये संयुक्त बैठक नहीं है, ये ज्वाइंट सेशन नहीं है, ये क्या है? असेंबलिंग टुगेदर है, ये समवेत बैठक है। नहीं तो हमारे यहाँ जब भी नई लोकसभा आती है तो लोकसभा राज्यसभा साथ बैठते हैं। जब भी हमारे यहाँ नया वर्ष आता है तो ये असेंबलिंग टुगेदर है, दोनों सदनों का समवेत बैठना। ये ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग हमारे यहाँ 3 ही बार हमारे यहाँ विधेयक ज्वाइंट सिटिंग से पारित हो पाए हैं। तो ये ऑप्शन है फिर ज्वाइंट सिटिंग का।
तो अगर विधेयक को समाप्त करना हो दूसरा ऑप्शन हम लगा लेते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग में कैसे विधेयक पारित होता है, कैसे कितना विधेयक पारित हुआ, तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त विधेयक की बात लिखी गई है। तो संयुक्त बैठक की बात लिखी गई है, तो आप जानते हो संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। अब बड़ी ध्यान देने की बात है कि जो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा, तो राष्ट्रपति जब संयुक्त बैठक बुला लेगा तो सवाल है, जब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये सारी बातें लोकसभा नियमों में लिख दी गई। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 108 में सब बात नहीं लिखी जा सकती। ये बात लिखा गया है, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत करेगा। आहूत करने मतलब बुलाना। हमारे संविधान में बड़ी विशुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है, संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला देगा तो आप जानते हो उसके बाद की प्रक्रिया स्पीकर ही तय करता है, और उसके बाद हमारे लोकसभा नियमों में लिख दिया गया है। उसके बाद संविधान नहीं कुछ कहता। राष्ट्रपति ने बुला लिया, भैया चलो लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ बैठ जाओ। जब साथ बैठा जाएगा तो उसके बाद लोकसभा नियम में ये प्रक्रिया दी गई है कैसे कार्यवाही चलेगी। तो लोकसभा नियम में कहा गया है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। कि भाई राज्यसभा लोकसभा दोनों साथ बैठ रहे हैं, तो दोनों साथ बैठने पर उसको हेड करेगा स्पीकर। स्पीकर न हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। स्पीकर न हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी न हो तो राज्यसभा का उपसभापति। यानी ये बात ध्यान में रखने की है कि राज्यसभा का सभापति नहीं, ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये बात लोकसभा नियमों में लिखी गई है कि भाई अगर बैठक होगी तो उसको अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेगा। फिर उसके नीचे लोकसभा का उपाध्यक्ष आएगा, वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति होगा। अब ये तरीका बता दिया गया कैसे कोई बैठक होगी, प्रक्रिया बना दी गई, राष्ट्रपति बैठक करेगा, ये सारी बात लिख दी गई। अब सवाल है कि जब दोनों बैठक होगी तो विधेयक पारित कैसे होगा? विधेयक पारित कैसे होगा? इसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता है। विधेयक पारित कैसे होगा? सामान्य बहुमत, यानी सामान्य बहुमत चाहिए जिससे विधेयक पारित हो जाए। अब सामान्य बहुमत का मतलब क्या है? सामान्य बहुमत दोनों सदन का अलग अलग नहीं। संयुक्त बैठक हो रही है तो लोकसभा के 543 सदस्य हो गए, राज्यसभा के 245, ये तो कुल सदस्य संख्या है। लेकिन हकीकत की बात है कि जब सदन चलता है तो सारे मेंबर आते नहीं, बहुत ज़्यादा अब्सेंस बना रहता है, अनुपस्थिति बनी रहती है। उसमें क्या होगा कि मान लो इतने सारे मेंबर हैं तो प्रेजेंट कितने हुए? इधर से 400 हैं, इधर से 200 है, तो 600 हो गए। मतलब प्रेजेंट एक हमने अनुमान लगा लिया, दो आप दूसरा भी कुछ कर सकते हो। तो जब संयुक्त बैठक होती है तो अब देखो 600 का बहुमत 301, यह सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत के द्वारा स्वाभाविक तौर पर यह विधेयक पारित किया जाएगा। तो सामान्य बहुमत कितना है? 301। इसके द्वारा यह विधेयक पारित हो जाएगा, इसके द्वारा यह विधेयक पारित कर लिया जाएगा। इसलिए यह हमारे यहाँ रखा गया सामान्य बहुमत से पारित होगा। इसका मतलब है अगर 301 से बहुमत पारित करना है तो राज्यसभा की भूमिका ही खत्म हो गई। अब ये बड़ा सवाल है, भाई 301 से बहुमत से पारित कर लिया जाए फिर राज्यसभा के होने न होने का मतलब नहीं है, क्योंकि 400 मेंबर तो लोकसभा के पास ही है। लोकसभा के पास राज्यसभा के लगभग 2 गुने सदस्य हैं। इसीलिए संयुक्त बैठक में कहा जाता है कि राज्यसभा की अवहेलना हो जाती है। और आप जानते हो दोस्तों, अगर राज्यसभा की अवहेलना हो गई इसका मतलब है कि राज्यों की भूमिका की उपेक्षा हो गई, क्योंकि संघीय ढांचे में राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा क्या है? वरिष्ठों का सदन है। भाई लोकसभा क्या है? जनता का सदन है। कई बार आप जानते हो जो दोस्तों, कई बार जनता की बातों को पूरा करने के लिए ऐसे विधेयक भी आते हैं जो बड़ी जन भावनाओं पे होते हैं।
तो बड़ी जन भावनाओं पे होते हैं। इसीलिए ये विधेयक प्रभावी तौर पर पूरे हो पाए, वो विधेयक में खामी न रह जाए, केवल जनभावना से कोई बात नहीं बनती। इसे राज्यसभा के वरिष्ठों की बड़ी आवश्यकता होती है, जिससे वो छानबीन करते रहे, जिससे वो देखते रहे कि आखिर विधेयक में क्या समस्या है और इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। विधेयक में समस्याएं क्या है, समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसका सारा लेखा जोखा किसके पास होता है? राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा की उपेक्षा कर देना अच्छी बात नहीं है। भाई संघीय ढांचा हमारे यहाँ है, राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करता है, और इतना ही नहीं, राज्यसभा केवल राज्यों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, वरिष्ठों का सदन है। और दूसरी बात है दोस्तों, लोकतंत्र में बहुमतवाद नहीं होना चाहिए। देखिए लोकतांत्रिक ढांचा कैसा होना चाहिए कि मान लो हम परिवार में निर्णय ले रहे हैं, सारे परिवार के मेंबर हैं 12, अब 12 मेंबर ने में 11 ने मिलकर कह दिया अमुक व्यक्ति ये यहाँ शादी करेगा। लोकतंत्र निर्णय से लिया गया, लेकिन ये लोकतांत्रिक निर्णय नहीं है। अरे भाई जिसका शादी विवाह करो उसके पूछ तो लो। इसलिए बहुमतवाद ठीक नहीं होता। लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए। लोकतंत्र में आजादी न हो तो केवल बहुमत को तौल दीजिए, ये तो लोकतंत्र का मतलब नहीं है। लोकतंत्र के थोड़े मतलब है कि बहुमत की बात हो जाए, एक एक व्यक्ति आजादी की बात रहे। इसलिए आप देखेंगे दोस्तों, अब लोकसभा की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? राज्यसभा को इसे इनकार कर दिया जाएगा, ये बहुमतवाद होगा। यानी बहुमत से निर्णय लेना एक अलग बात होती है, लेकिन बहुमतवाद मेजॉरिटेरियनिज्म, इसका मतलब असहमत की उपेक्षा कर देना, असहमत को दरकिनार कर देना, विरोधों को खारिज कर देना, ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए संयुक्त बैठक में न केवल राज्यसभा की उपेक्षा होती है, संघीय ढांचे की उपेक्षा हो जाएगी, लोकतंत्र की मूल भावना की उपेक्षा हो जाएगी। और इतना ही नहीं, भाई राज्यसभा को उस विधेयक पर खामियां दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा तो वरिष्ठों का सदन है, विशेषज्ञों का सदन है, बड़े बूढ़े बूढ़े लोग वहां पे होते हैं, इसलिए बारीकी से जांच करेंगे। इसलिए संयुक्त बैठक के विरोध में बड़ी तर्क है। लेकिन एक उसका दूसरा पहलू ये भी है, आजकल देखो दोस्तों सदन कैसे चल रहा है। सदन में तो सदन जब चलने ही नहीं दिया जा रहा है, तब आप क्या कहोगे? अब बताओ, संसद क्या कोई महत्व ही नहीं रह गया? अब संसद सड़क बन गई, जिंदाबाद मुर्दाबाद ही करना है, सड़क पे कर लेते हैं। ये थोड़ी खामियां हैं। लेकिन अभी तक कितने विधेयक हैं जो संयुक्त बैठक के द्वारा पारित किए गए? तो उसमें है 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम, 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम, 1978 में बैंकिंग सेवा अधिनियम, बैंकिंग सेवा अधिनियम, और 2002 में आतंकवाद विरोधी अधिनियम। ये तीन विधेयक ऐसे हैं, आतंकवादी विरोधी अधिनियम, तीन अधिनियम ऐसे हैं जो बाकायदा संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित किए गए। अब इसमें देखो दोस्तों, तीन विधेयक संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित किए गए, और एक खास बात है, अगर विश्लेषण की बात आप देखो, पहला कांग्रेस के समय हुआ था 61 दहेज विरोधी अधिनियम, और आप जानते हो कांग्रेस में तो ऐसी बात थी, कांग्रेस के पास तो लोकसभा में बहुमत, ये बात ध्यान रखने की, पहली लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत। उसमें नेहरू जी भाई करिश्माई व्यक्तित्व का आदमी थे, अच्छी इंग्लिश बोलते थे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार था ही, तो नेहरू का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावकारी था, तो कांग्रेस को 2/3 सीट मिल जाती थी। अभी कमाल की बात आप देखेंगे, एक ही दल को दोनों सदन में बहुमत है, उसके बाद संयुक्त बैठक हो जा रही है। ये बात बड़ी नोटिस करने वाली है दोस्तों। मतलब जरा सोच, हम सामान्यतः ही सोचते हैं तो दो सदन में अलग अलग दलों के बहुमत है तब तो ऐसा गतिरोध हो जाए तब तो स्वाभाविक बात है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1961 में यही देखिए लोकतंत्र का मूल मर्म है। और दोस्तों कहा जाता है, देखिए नेहरू का स्वभाव थोड़ा लोकतांत्रिक था। नेहरू के समय एक सांसद हुआ करते थे पीलू मोदी, नेहरू के समय एक सांसद थे पीलू मोदी, और पीलू मोदी समाजवादी पार्टी से थे,
इसके स्वाभाविक रूप में अब नेहरू पास 2/3 बहुमत था, 2/3 बहुमत था, जो चाहे विधेयक पारित करवा लेते। इसलिए दोस्तों हर व्यक्ति को पॉलिटी पढ़ना चाहिए, घर में भी तानाशाही न चले। अरे हर व्यक्ति के निर्णय सुनने चाहिए, विचार सुनने चाहिए। तो पीलू मोदी अकेले कांग्रेस के खिलाफ खड़े रहते थे, 2/3 बहुमत एक तरफ, पीलू मोदी एक तरफ। तो कोई ऐसे मामला था जहां पर नेहरू के खिलाफ पीलू मोदी बोल रहे थे और नेहरू ने मजाक लेते हुए कहा कि देखो महोदय, सांसद महोदय, अरे बहुमत हमारे पास है, अब आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी बात कोई मतलब नहीं है, हम तो विधेयक पारित करवा लेंगे। पीलू मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहरू जी बहुमत आपके पास हो सकता है, तर्क हमारे पास है। अच्छा दोस्तों बताइए, कोई निर्णय कैसे करेंगे, बहुमत से करेंगे, तर्क से करेंगे, बड़ा विवाद का विषय हो जाता है। भाई कोई निर्णय आप कैसे करेंगे, बहुमत से या तर्क से? तब आपको दिखेगा हाँ भाई तो तर्क का तो बड़ा महत्व है, क्योंकि अब कई बार ऐसा बहुमत का निर्णय बड़ा अविवेकशील होता है। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जर्मनी के लोगों ने बहुमत से निर्णय कर दिया था हिटलर शासन में आएगा, और हिटलर ने क्या तांडव किया, इतिहास देखती है। कई बार इंदिरा गांधी को बहुमत का निर्णय था, और अब देखिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था 1975 में, बहुमत का निर्णय था। इसीलिए दोस्तों लोकतंत्र में खास तौर पर आज भी कई बार सरकार के खिलाफ आलोचना की जाती है कि देखिए निर्णय केवल ये नहीं कि बहुमत से होना चाहिए, लेकिन खास बात है कि जब पीलू मोदी ने कहा कि नेहरू जी देखिए तर्क हमारे पास है, तो नेहरू जी ने उस बात को मान लिया। इसलिए आप देखोगे हमारे संविधान सभा में भी ज्यादातर निर्णय आम सहमति से लिए गए हैं, यानी सबकी राय का महत्व है। दोस्तों आप याद रखो, लोकतंत्र में खास बात है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने दो आप, क्योंकि कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि भैया सच मुझे ही पता है। सच सीधे वैसा होता है जैसे नेत्रहीन व्यक्ति हाथी के 5 अंगों को छुए। आप याद रखो, किसी एक नेत्रहीन व्यक्ति को या 5 नेत्रहीन व्यक्ति को हाथी के अंगों को छुआइए, जिस तरह इसने हाथी का पैर छुआ, कहेगा हाथी खंबे जैसा है, क्योंकि वो नेत्रहीन है। जिसने हाथी कान को छुआ उसमें हाथी सूप जैसा है। जिसने हाथी के पूंछ को छुआ उसने हाथी झाड़ू जैसा है। किसकी बात मानी जाए? इसलिए भारतीय परंपरा है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। विचार को आगे बढ़ाओ, विमर्श को आगे बढ़ाओ, तभी मामला बनेगा दोस्तों। लेकिन एक खास बात थी, दहेज के मामले पर विवाद था, और क्योंकि उस समय आप जानते हो दहेज के मामले पर विवाद ये हुआ, एक ही दल का बहुमत, उसके बावजूद मतभेद हो गया। इसका मतलब उस समय सदन की कार्यवाही बड़ी अच्छी चलती थी। इसलिए दोस्तों संसद का मतलब ये नहीं होता जो कार्यपालिका कहे वही हाँ कह दे, नहीं नहीं नहीं। संसद का तो मतलब होता है जो कार्यपालिका कहे उससे भी सहमत ना हो, संसद का मतलब ये है। तो आप देखोगे इस समय कांग्रेस का बहुमत था और मामला फंस गया ये कि देखो दोस्तों दहेज के मामले पर मतांतर हो गया। सांसदों के एक समूह ने कहा कि भाई दहेज ठीक है, क्यों? क्योंकि परंपरागत रूप में हमारे परिवार में लड़कियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी थी ही नहीं। अब लड़कियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं थी तो उसका माध्यम क्या बनाया गया कि भाई देखो दहेज के माध्यम से कम कुछ तो पैसा उन्हें मिल जाता है। तो लोगों ने देखा कि नहीं ये तो ठीक आइडिया है, और कुछ लोगों ने कहा ना ना ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़की कोई वस्तु थोड़ी है कि बेचा खरीदा जाए। अरे भाई जिसके पास कोई पैतृक संपत्ति हो ही ना तो क्या वो देगा वो? ये विरोध हो गया। इसीलिए संयुक्त बैठक के द्वारा पारित कर दिया गया कि दहेज लेना हमारे यहाँ एक जुर्म है। लेकिन अब आप कहोगे सर इसके बावजूद भी लोग लेते हैं देते हैं, अब एक अलग मुद्दा है। इसलिए कहा जाता है कि समाज को बदलने के लिए केवल कानून ही पर्याप्त नहीं होता। कई बार कानून तो बन जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आज तो हमारे यहाँ लड़कियों को संपत्ति में अधिकार है, लेकिन लड़कियां संपत्ति में अधिकार मांगती ही नहीं, पहली बात। दूसरा मामला इसलिए था कि दूसरा मामला तो क्योंकि 1978 में जनता पार्टी सरकार आ गई थी, और हमारे यहाँ आप देखोगे राज्यसभा में हर दूसरे साल 1/3 सांसद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। भाई राज्यसभा का इलेक्शन इकट्ठे तो होता नहीं, राज्यसभा के इलेक्शन इकट्ठे 245 सांसद नए नहीं आएंगे, वो हर दूसरे साल बाद 1/3 रिटायर होंगे, हर दूसरे साल बाद 1/3 नए आ जाएंगे। इसलिए होता क्या है, जो बैंकिंग सेवा अधिनियम में है उस समय जनता पार्टी सरकार आ गई थी, कांग्रेस हार गई चुनाव में 77 में। पहली बार ऐसा था कांग्रेस हारी और जनता पार्टी शासन का लोकसभा बहुमत, राज्यसभा बहुमत था ही नहीं।
क्योंकि आप जानते हो राज्यसभा में बहुमत के लिए तो आपको राज्यों की आवश्यकता है और ये संविधान निर्माताओं की बड़ी विशेषता है। इसलिए आप देखिए उस जानबूझकर उन्होंने शायद इस प्रावधान किया कि राज्यसभा में किसी एक दल का बहुमत न हो पाए, जिससे नियंत्रण संतुलन बना रहे। इसलिए आप देखो दोस्तों, हमारे यहाँ बहुमतवाद नहीं चलता। यहाँ तो राजनीतिक कारण था, क्योंकि दोनों सदनों में अलग अलग दल का बहुमत था, तो मतभेद सैद्धांतिक कारण से कम था, राजनीतिक कारणों से ज्यादा था। भाई लोकतंत्र में देखो दोस्तों, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। यानी मैं इस आधार पर किसी दल का विरोध न करूं कि भैया मैं इस दल का सदस्य हूं, वो तो दूसरे दल का सदस्य है। अगर दूसरे दल ने कोई अच्छा विचार रखा है फिर तो हमें भी समर्थन करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ लोकतंत्र में तो होता है विपक्षी दल हमेशा सत्ता पक्ष का विरोध करेगा, सत्ता पक्ष विपक्षी का विरोध करेगा, वो चाहे अच्छी बात कहे चाहे बुरी बात कहे। और दूसरा, आप देखो 2002 का समय था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और दिसंबर 2001 के बाद ऐसा हुआ कि भारत में आतंकवादी हमला हुआ। अब उसके लिए आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार कानून लाना चाहती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ समस्या ये थी कि न तो उनके पास लोकसभा में बहुमत था, न राज्यसभा में बहुमत था। अब जानते हो दोस्तों, गठबंधन सरकार थी। गठबंधन का मतलब होता है कि अन्य के दल 24 दल सरकार को चला रहे थे। तो ऐसे में तो, और बीजेपी को लगभग 186 सीटें थी। अब बाकी सहयोगियों के सहारे के बिना आप कोई विधेयक पारित नहीं करा पाएंगे, लेकिन लोकसभा में जुगाड़ उगाड़ करके बहुमत बन जाता था, राज्यसभा में वो भी आफत होती थी। इसलिए ये भी संयुक्त बैठक पारित कराने का होने का मूल कारण राजनीतिक था। इस दोस्तों संयुक्त बैठक में जब एग्जाम्पल आता है तो 1961 घटना सबसे महत्वपूर्ण उसका एग्जाम्पल होता है। 1961 में जो बात हुई वो शायद उसके पहले नहीं हुई थी, उसके बाद भी नहीं हुई। तो ये 3 विधेयक थे जो संयुक्त बैठक से पारित कराए गए। और आप जानते हैं जब विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होंगे हम कार्यपालिका में उसको अलग से बता देंगे, लेकिन जब विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तब माना जाता है उसी दिन से विधेयक बन जाता है अधिनियम। तो उसी दिन से विधेयक अधिनियम बन जाएगा। उसके बाद यानी बात की ध्यान रखने की है कि विधेयक पर मंत्री का हस्ताक्षर नहीं होता, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर होता है, मंत्री का हस्ताक्षर नहीं होता। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा और माना जाएगा जिस दिन हस्ताक्षर होगा उसी दिन से माना जाएगा विधि का निर्माण होगा। विधि का निर्माण हो गया। अब विधि का निर्माण हो गया तो फिर वो लागू कैसे होगी? उसके बाद भारत के राजपत्र में उसको प्रकाशित किया जाएगा, जहां अशोक चिन्ह बना होगा। नहीं, भारत का राजपत्र ऐसा नहीं कोई विशेष पेपर होगा, उसके लिए कोई ऐसा कोई सिल्वर वगैरह पेपर नहीं होता, यही पेपर होता है। बस उसे भारत के राजपत्र का बाकायदा अशोक चिन्ह लगा छपा होता है और उसी पर सिग्नेचर हो गया राष्ट्रपति का। तो आम जनता को पता चल गया ये विधेयक बन गया। इसे कहते हैं अधिसूचना। भाई विधेयक पारित हो गया तो संसद ने पारित कर लिया, हमें कहाँ पता चला? तो आम जनता को कैसे सूचित किया जाएगा कि भारत सरकार के गजट में पत्र में इसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये भारत में है सामान्य विधि के निर्माण की प्रक्रिया। ये सामान्य विधि के निर्माण की प्रक्रिया है। अब जरा हम देखें, और आप याद रखिए दोस्तों, ये सामान्य विधि है, लेकिन आप कहोगे संविधान संशोधन विधि। संविधान संशोधन विधि कैसे पारित होती है ये भी आपको बता दें। तो बस ध्यान में रखने की बात है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। सामान्य विधि में भी संशोधन होता है। संशोधन मतलब बदलाव। अरे भाई कोई विधि बनी तो समय बदला, समय बदला, विधि में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो बदलाव तो हर विधि में होता है, लेकिन सामान्य विधि में संशोधन संविधान संशोधन नहीं कहलाता। संविधान संशोधन तब कहलाएगा जब वो संशोधन से कोई आर्टिकल जोड़े हटे या आर्टिकल में कोई परिवर्तन किया जाए तो उसे संविधान संशोधन कहलाएगा। इसे मान लो कि हमने हमारे फॉरेस्ट एक्ट है तो उसमें संशोधन सामान्य विधि में संशोधन, जहां भी एक्ट आएगा वहां पे संविधान संशोधन है, सामान्य विधि में संशोधन। जहां अनुच्छेद आएगा वहां संविधान संशोधन। तो आप कहोगे सर अंतर क्या है? बस एक अंतर है प्रक्रिया का। सामान्य विधि और संविधान संशोधन में, अब अभी तो हमने सामान्य विधि पढ़ा, अब मान लो कि हमें संविधान संशोधन करना हो और संविधान संशोधन विधेयक हो। बस दोस्तों याद रखना,
यहां मैं आपको अनुच्छेद 368 नहीं बता रहा हूं, यहां मैं आपको आर्टिकल 368 नहीं बता रहा हूं। यहां पे तो मैं केवल आपको संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया में बता रहा हूं। तो प्रक्रिया का मतलब है कि संविधान संशोधन विधेयक भी 3 चरणों से पारित होगा, जैसे सामान्य विधेयक पारित होता है। ये भी 3 चरणों से, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये भी बाकायदा 3 चरणों से पारित होगा, सीधा वैसे जैसे कि सामान्य विधेयक पारित किया जाता है। तो ये तो एकदम जैसे सामान्य विधेयक जैसा है, बस फर्क कहां पे आता है कि सामान्य विधेयक में सामान्य बहुमत की अपेक्षा होती है। सामान्य बहुमत की अपेक्षा होती है सामान्य विधेयक में, जबकि संविधान संशोधन विधेयक में विशेष बहुमत की अपेक्षा होती है। ये फर्क आ गया, विशेष बहुमत की अपेक्षा होती है। सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, और वीटो का मतलब आगे हम अलग से राष्ट्रपति बताएंगे। सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं करेगा। वीटो बस याद दिला दें, आपको आगे हम बताएंगे वीटो का एग्जाम्पल। और सामान्य विधेयक पर जैसा आपने देखा, संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। यानी दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना पड़ेगा। और दोस्तों, कारण यह है कि जानते हो आप, हमारे संघीय शासन है और हर चीज का तर्क है संविधान में। ये बड़ी खास बात है दोस्तों। हमारा संविधान जब भी लिखा जाता है तो हर चीज के पीछे एक तर्क है, कोई चीज वैसे ही नहीं लिखा जाता। तो इसका मतलब है कि विशेष बहुमत, अभी विशेष बहुमत का मतलब बता देंगे। ये सामान्य विधेयक है, ये संविधान संशोधन विधेयक है, दोनों प्रक्रिया में अंतर आ गया। यानी वही संसद है जब सामान्य विधि का निर्माण करती है तो ये संसद की विधायी शक्ति है। जब संसद सामान्य विधि का निर्माण करती है तो क्या है, संसद का लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्ति है। और ये क्या है, संसद की संविधायी शक्ति। तो हमारे यहां ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ये संसद की संविधायी शक्ति है, ये संसद की विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर। ये संसद की संविधायी शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अब इसका मतलब एक ही संसद है, दोनों प्रकार की शक्ति का उपयोग करती है। एक सामान्य विधि बनाती है और एक संविधान संशोधन करती है। इसलिए दोस्तों आप देखो कि वही संसद है, उसको 2 प्रकार की शक्ति दे दी गई है। यानी हमारे यहाँ संविधान संशोधन करने के लिए जन्म संग्रह का प्रावधान नहीं है दोस्तों। कई देशों में जन्म संग्रह होता है, कई देशों में आम जनता से पूछा जाता है, वो सब हमारे यहाँ नहीं होता, जन्म संग्रह नहीं होता। उसी संसद को 2 भूमिका दे दी गई है, बस इतना फर्क है। अच्छा, क्यों संयुक्त बैठक नहीं होती? क्योंकि दोस्तों हमारे संघीय शासन है, संघीय शासन में राज्यों का संविधान अलग नहीं है। राज्यों का संविधान, संघ का संविधान एक ही है। तो अगर लोकसभा जैसा चाहे संशोधन कर देगी, राज्यसभा से न पूछा जाए या संयुक्त बैठक करा लिया जाए, फिर तो राज्यसभा की भूमिका द्वितीयक हो जाएगी और संसद जैसे चाहेगी संविधान को बदल देगी। ये बात ठीक नहीं है, इसी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और वीटो नहीं करेगा। 24वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने इसका बदलावा दिया था। इसके पहले राष्ट्रपति के ऊपर ऐसा प्रतिबंध नहीं था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन से 71 से इंदिरा गांधी ने ऐसा प्रावधान कर दिया। और विशेष बहुमत का मतलब होता है दोस्तों, विशेष बहुमत का मतलब होता है, सामान्य बहुमत का मतलब तो आप जानते हो, जितने लोग हैं उनका आधे से ज्यादा सदन में जो भी उपस्थित हैं, उपस्थित मेंबर, बातों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। सदन में जो उपस्थित मेंबर हैं उनके आधे से ज्यादा क्या है, सामान्य बहुमत, आधे से ज्यादा। लेकिन विशेष बहुमत का यहाँ अनुच्छेद 368 में 2 मतलब है। 2 बातें साथ साथ चाहिए, और वो है
सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ये बात खास तौर पे ध्यान देने की है। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, इसका मतलब है जितने भी सदन की संख्या है उनका आधे से एक ज्यादा। कुल संख्या, उपस्थित संख्या नहीं, बात को इसलिए खास तौर पे बहुत ध्यान से हम पढ़ते हैं चीजों को। सामान्य बहुमत में क्या होता है? उपस्थित संख्या का आधे से एक ज्यादा। यह क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या जो उसको आधे से एक ज्यादा, बहुमत हो गया। अब दूसरी बात है, और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। दूसरी कंडीशन क्या है? उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3। ये दोनों शर्तें एक साथ होनी चाहिए, दोनों शर्तें एक साथ होनी चाहिए, यानी 2/3 आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और दोस्तों आप कहोगे उपस्थित मत देने वाले दोनों एक साथ क्यों रखे गए? क्योंकि हो सकता है 400 लोग उपस्थित हों, 20 लोग विपक्ष में वोट दे दें। लेकिन फिर एक ही बात लिख दिया होगा तो मत देने वाला, उपस्थित मत देने वालों का मतलब क्या है? कारण ये दोस्तों कि हमारे यहाँ जब सदन की कार्यवाही चलती रहती है, कोई सामान्य कभी सदन कार्यवाही देखने जाइए तो सदन कार्यवाही देखने जाएंगे तो सदन के सारे दरवाजे खुले होते हैं, तो जब चाहे कोई सांसद आ सकता है, जा सकता है। लेकिन जब संविधान संशोधन का मामला हो और खास तौर पर मतदान हो रहा हो, ध्यान रखने की बात है, संविधान संशोधन पर वॉइस वोट नहीं होता, डिवीजन ऑफ वोट होगा। आपने देखा होगा जहां सामान्य बहुमत है वहां स्पीकर पूछ लेता है यस या नो, कि बच्चों बताओ यस या नो। लेकिन जहां डिवीजन मत विभाजन होगा वहां बाकायदा वोटिंग मशीन यूज की जाएगी और सांसद प्रेस करेगा और नंबर दिख जाएगा, कितने लोग पक्ष में, कितने लोग विपक्ष में, कितने लोग पक्ष में, कितने विपक्ष में। इसलिए कहा जाता है कि जब जैसे वोटिंग होगी, क्योंकि संसद में बहुत भारी विजिटर भी आते हैं, दर्शक भी आते हैं हमारे अब जैसे, जो सांसद नहीं सदन कार्यवाही देखना चाहते हैं, सदन में पत्रकार भी बैठे होते हैं, इन सबको खाली कराया जाता है। सदन में अगर वोटिंग कराना है, डिवीजन ऑफ वोट करवाना है, इसलिए डिवीजन ऑफ वोट एक कड़ा प्रोसेस है। या वॉइस वोट के समय नहीं, वॉइस वोट के समय दर्शक भी रहेगा, पत्रकार भी रहेगा, तो उनको खाली कराया जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगी। इसलिए कहा जाएगा कि वोटिंग के समय बाहर से कोई सांसद आके वोट नहीं कर सकता, क्योंकि दरवाजे बंद हो जाएंगे। जबकि सामान्य कार्यवाही में तो कभी भी आप अंदर बाहर कर सकते हैं। इसलिए कहा गया जो उपस्थित होंगे वोट वही करेंगे। तो दोनों का मतलब है, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत का मतलब है कि लोकसभा में 543 का बहुमत और राज्यसभा में 245 का बहुमत। भाई यही तो बहुमत का मतलब है कि लोकसभा में 543 का, राज्यसभा में 243 का बहुमत चाहिए। और जब कहते हैं उपस्थित और मत देने वालों को 2/3, तो मान लो दोस्तों, अगर मान लो कि हमारे सदन में, लोकसभा में 180 लोग उपस्थित हैं, तो 180 का 2/3 कर लो, कितना आएगा? 120। 180 के 2/3 उपस्थित और मत देने वाले 180 लोग हैं। मान लो 200 लोग हैं, 20 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया, 180 लोगों ने पक्ष में वोट दिया। 120 से ये संविधान संशोधन पारित तो नहीं होगा, क्योंकि पहली शर्त पूरी नहीं हो रही है। अब ध्यान रखने की है, अगर केवल दूसरी ही शर्त होती तब तो बड़ा आसान होता कि भाई ठीक है 180 लोग हैं, 2/3 बहुमत करके 120 हो गया। और इसलिए अगर आपको याद होगा, फिर से कंपेयर कर लेना बच्चों, अनुच्छेद 249 में हमने बताया था, केवल अनुच्छेद 249 में जहां राष्ट्रीय हितों का मसला था वहां हमने बताया था सदन में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। वो केवल एक ही बात थी वहां पे, ये आसान होती है। अगर केवल ये होता तब तो आसान होती, विधेयक पारित हो जाता, लेकिन पहली शर्त भी पूरी करनी है। इसका मतलब है कि लोकसभा में कम से कम आपको 272 सीट चाहिए और राज्यसभा में कम से कम आपको कितना चाहिए? 123। ये तो कम से कम चाहिए आपको। और यहाँ लोकसभा में भाई सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत का मतलब है लोकसभा में 543 का बहुमत 272, राज्यसभा में 245 का बहुमत 123, तो इतना तो कम से कम चाहिए। इसलिए ये दूसरी शर्त पूरी, पहली शर्त पूरी करे, ये नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब लोकसभा में संख्या में कम से कम 272 ज्यादा चाहिए, राज्यसभा में कम से कम 123 ज्यादा चाहिए। दोनों सदन में विधेयक अलग अलग पारित होना चाहिए, ज्वाइंट सेशन हो नहीं सकता। इसलिए मान लो कि अब लोकसभा में, मान लो कि लोकसभा में 480 मेंबर बैठे
500 बैठे, 20 लोगों ने विपक्ष में वोट किया, तो अब कितना होगा? 480 का 2/3, ये होगा 320। अब 320 272 ज्यादा है, अब ये लोकसभा में पारित हो जाएगा। ठीक वैसे राज्यसभा में भी करना पड़ेगा। यानी बात ध्यान देने की है, संविधान संशोधन के लिए कठोर बहुमत चाहिए, जो सामान्य बहुमत जैसा नहीं है। भाई सामान्य बहुमत का मतलब है लोकसभा में 100 लोग भी हैं और 51 लोगों ने समर्थन कर दिया तो सामान्य विधेयक पारित। ये तो हाल सामान्य विधेयक के बारे में हाल है। इसलिए कहा भी जाता है कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और आपको याद दिला दें, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, अनुच्छेद 368 नहीं बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के 2 तरीके हैं, 3 तरीके नहीं, बस याद रखना, कई किताबों में 3 तरीके लिखा गया है। तो हम 368 बहुत बात बता देंगे, बस ये बता रहे हैं कि सामान्य विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में काफी हद तक एक जैसी बात है, क्योंकि तीनों चरणों से होकर जाएगा, दोनों सदन में जाएगा, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन बिल्कुल वैसा चलेगा, सारी प्रक्रिया वैसी चलेगी। जहां पे टेक्निकल अंतर किया गया है ये है, यानी जब संसद अपनी संविधायिक शक्ति का प्रयोग करेगी तो विशेष बहुमत के साथ, जब विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी सामान्य बहुमत के साथ। इसलिए हमारे यहाँ संसद विधि का भी निर्माण करती है, संविधान का संशोधन करती है, यही तो संसद काम है। अब जरा देखा जाए संसद का दोस्तों अगला काम, क्योंकि आप याद रखो, जब संसद विधि का निर्माण करती है इसके बहाने कार्यपालिका पर नकेल लगा देती है। क्योंकि अगर पहली बात आपको याद हो संसदीय शासन की, तो संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखना, निगरानी बनाए रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। आप याद रखो, अगर संसद ने कठोर विधि का निर्माण कर दिया तो कार्यपालिका के हाथ पांव ऐसे बच जाते हैं, क्योंकि कार्यपालिका उसके दायरे के बाहर नहीं जाएगी। भाई संसद ने विधि का निर्माण कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऐसा होना चाहिए, तो कार्यपालिका उसकी उल्लंघन थोड़ी कर पाएगी। संसद ने कह दिया कि निवारक नजरबंदी कानून ऐसा होना चाहिए, तो कार्यपालिका के ऊपर निगरानी तो हो ही गई। और लेकिन आप जानते हो दोस्तों, एक और भी तरीके संसद कार्यपालिका पर निगरानी रखती है कि संसद के द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर भी तो नियंत्रण हो। मैं संसद जो पैसा खर्च कर रही है, कार्यपालिका जो संसद पैसा खर्च कर रही है, जो कार्यपालिका पैसा खर्च कर रही है, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए दोस्तों। इसे मान लो, कहा तो जाता है कई बार बच्चों पर जो पेरेंट्स होते हैं बड़े नियंत्रण का प्रयास करते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों पर नियंत्रण कैसे करते हैं? इस समय पे सवाल पूछते रहेंगे बच्चों से, पेरेंट्स कहेंगे कि ये काम किया कि नहीं किया, ये काम किया कि नहीं किया। अब मान लो कोई बच्चा शहर में चला गया, पेरेंट्स गांव में बैठा हुआ है, तो अब पेरेंट्स ने पूछा क्या पढ़ाई की? बच्चा पॉलिटी करेगा, पॉलिटी पढ़े, भले घूम रहा है। लेकिन अगर बच्चे ने 5,000 रुपए मांगा और पेरेंट्स ने कहा 3,000 रुपए दूंगा, तो सबसे बड़ा नियंत्रण तो वित्तीय है। जैसे कि कोई पेरेंट्स, बच्चा कह रहा है 10,000 रुपए, 8,000 रुपए दो, पेरेंट्स कहे भाई दुनिया में देखो बच्चे जहां चाहते हो वहां घूम लो, लेकिन पैसा इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए संसद के द्वारा कार्यपालिका पर बड़ी जबरदस्त वित्तीय निगरानी भी बनाई जाती है। यानी संसद के द्वारा कार्यपालिका पर निगरानी बनाने के तमाम माध्यम है। उसमें पहला है विधि का निर्माण, अब दूसरा देखेंगे वित्तीय नियंत्रण, फिर तीसरा प्रस्ताव संकल्प। तमाम तरीके हैं जिससे संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण निगरानी हो जाती है। अब जरा देखें अगले तरीके में बात करें। अब जब अगले तरीके की बात की जाए, और वो तरीका क्या है? वित्तीय नियंत्रण। अब संसद कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण कैसे करती है, इसके लिए हमें थोड़ा बजट देखना पड़ेगा। अभी हाल ही में ये बजट पारित हुआ है, तो संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण, अगला हेडिंग देखेंगे। और अगर संसद के कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण की बात आ जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? बजट। तो अब जरा देखें बजट कैसे पारित होता है। पहले एक प्रोसेस आपको लिख दें। इसका मतलब बजट पारित करने का तरीका वो नहीं है जिससे हम सामान्य विधेयक पारित करते हैं। ये बात ध्यान रखने की है दोस्तों। बजट पारित करने का तरीका सामान्य विधेयक पारित करने तरीके जैसा नहीं है।
उसकी प्रक्रिया अलग है। अब देख कैसे बजट पारित होता है, तभी तो हाल में पारित भी हुआ है, और फिर पहले एक एक पॉइंट बना दे, फिर उसका विश्लेषण करें। तो हमारे यहाँ फरवरी के पहले हफ्ते में वित्त मंत्री, बात ध्यान रखने की है, सामान्य विधेयक कोई प्राइवेट मेंबर ला सकता है, सांसद भी ला सकता है, मंत्री भी ला सकता है, बजट केवल मंत्री लाएगा, बजट केवल सांसद नहीं ला सकता। और जिसे हम बजट कहते हैं वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे संविधान में तो लिखा गया है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, हमारे संविधान में बजट की बात की ही नहीं गई है। और ये लिखा है अनुच्छेद 112 में, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का सीधा सा मतलब होता है सरकार का साल का खर्च क्या है, आय क्या है, मतलब कहां से पैसा मिलेगा और कहां खर्च होगा। यही तो है वित्तीय विवरण वार्षिक, यानी कहां से मिला, कहां से खर्च किया। ये बाकायदा इसी का नाम है बजट। बजट का मतलब चमड़े का थैला। और ये शब्द आया, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब संयोग से परंपरा की बात ऐसी आई कि जो फ्रांस का मंत्री था वो बजट प्रस्तुत करने के पहले चमड़े का थैला लाता था, उसी में सारे पेपर वगैरह रखता था। तो उसी बात से पूरी दुनिया में शब्द फेमस हो गया बजट। बजट हमारे यहाँ भी बजट हो गया। और बजट वित्त मंत्रालय लाता है, और वित्त मंत्रालय के भी कई डिपार्टमेंट है। वित्त मंत्रालय के 5 डिपार्टमेंट है। उसमें एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। भाई हमारे गृह मंत्रालय में 6 विभाग हैं, वित्त मंत्रालय में 5। तो वित्त मंत्रालय बड़े मंत्रालयों में एक है। उसी 5 मंत्रालय में एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। वो बाकायदा बजट तैयार करता है, बजट लिखता है, तैयार करने में ड्राफ्ट करता है, लिखता है। और एक खास बात है, जब सामान्य विधेयक हम लाते हैं तो उसकी पहली कॉपी सांसदों को दे देते हैं। बजट एक गोपनीय दस्तावेज है। बजट को पहले नहीं दिया जाता, बल्कि जब सांसदों के हाथ में दिया जाएगा तभी उन्हें पता चल पाएगा बजट क्या है। गोपनीय रखा जाता है इसको। और इसलिए बजट छापने के पहले जितने कर्मचारी हैं उनको सबको हलवा खिला दिया जाता है, और हलवा खिला के अब बंद कर दिया जाता है एक बिल्डिंग में कि भैया बजट छापो, और छापने के बाद ही बाहर निकलना जब बजट प्रस्तुत हो जाएगा, तो जिससे किसी को पता न चल सके। क्योंकि अर्थ का मामला है, अर्थ का मामला है, तो जिससे ये न पता चले कोई प्रभावित कर दे बजट को। तो बजट यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट प्रस्तुत करेंगे तो आप जानते हैं भाई हमारे वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे तो कहेंगे नया भारत बन रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। भाई बजट प्रस्तुत करते समय कुछ बोलेंगे तो कि मोदी है तो मुमकिन है। इसका मतलब है बजट प्रस्तुत करते समय वो बजट की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करती हैं। तो जैसे बजट प्रस्तुत होगा, और खास बात है जब बजट प्रस्तुत होता है तो वो लोकसभा के समक्ष होता है, जबकि सामान्य विधेयक किसी भी सदन के समक्ष लाया जा सकता है। और हमारे यहाँ बजट प्रस्तुत होगा लोकसभा के समक्ष, वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगे, और बजट प्रस्तुत करने के बाद फिर बजट पर सामान्य चर्चा होगी। एक जनरल डिस्कशन होगा, सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा का मतलब है कि मतलब उद्देश्य, सरकार के उद्देश्य क्या है, कि हमें कैसे विकास के काम करने हैं, कैसे भारत का विकास हो रहा है, तमाम बातें बताई जाएंगी कि भाई ये जनरल डिस्कशन है, सामान्य चर्चा है बजट पर। जनरल डिस्कशन है, सामान्य चर्चा है बजट पर। अब सामान्य चर्चा का मतलब है उसके विषय कोई विशेषता क्लॉज का क्या बात नहीं, कहाँ खर्च होगा, क्या बजट में 2 पार्ट होते हैं, कहाँ खर्च है, कहाँ ये सब की बात नहीं की जाएगी। एक प्रारूप की बात की जाएगी, और सत्ताधारी दल के लोग कहेंगे कि बजट से नए भारत का निर्माण हो रहा है, विपक्षी लोग कहेंगे गरीब विरोधी बजट, किसान विरोधी। यही सामान्य चर्चा है। सामान्य चर्चा का मतलब किसी विशेष प्रावधान पर, किसी विशेष क्लॉज पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि हकीकत की बात यह है कि बजट प्रस्तुत होते उसे किसी ने पढ़ा तो है नहीं, और बजट तो एक जटिल दस्तावेज है, तो वो पढ़ने भी तुरंत समझ में नहीं आ जाता। अब सामान्य चर्चा होने के बाद क्या होता है,
कि आप देखोगे आजकल एक परंपरा है, लोकसभा की बैठक कुछ दिन तक के लिए स्थगित की जाती है, क्योंकि बजट, उसके बाद क्या होता है, बजट विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है, डिपार्टमेंटल कमेटी को सौंप दिया जाता है। भारत में एक नया शब्द आ गया, डिपार्टमेंटल कमेटीज, विभागीय समितियां। तो बजट डिपार्टमेंटल कमेटी को सौंपा जाएगा। अब आप पूछोगे सर डिपार्टमेंटल कमेटी क्या है? तो जो बात ध्यान रखने की है, ये डिपार्टमेंटल कमेटी मूलतः संसदीय समिति है। जिसे हम डिपार्टमेंटल कमेटी कहते हैं वो संसदीय समिति ही है। तो आप कहोगे सर ये बताओ, जब संसदीय ही समिति है तो संसद का नाम क्यों डिपार्टमेंटल कमेटी रखने का नाम क्या था? क्योंकि देखो ये भारत में नया प्रयोग हुआ, क्योंकि यह मंत्रालयों के, विभिन्न मंत्रालयों के उन विभागों के आय और व्यय की जांच करती है, इसलिए डिपार्टमेंटल कमेटी कहा गया। हाई कमेटी संसदीय, लेकिन इसका मतलब डिपार्टमेंटल कमेटी के बारे में अगर देखें तो हम डिपार्टमेंटल कमेटी को अलग से भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन डिपार्टमेंटल कमेटी संसदीय समिति है, इसकी अलग बातों को देखने को संसदीय समिति में अलग से पढ़ना है, क्योंकि अलग से यहाँ बताना शुरू करेंगे थोड़ा सा मामला, फिर पहले एक पूरी प्रक्रिया बता दें, फिर डिपार्टमेंटल कमेटी पर आप फिर एक पर आ जाए। डिपार्टमेंटल कमेटी को सौंपा जाएगा। उसके बाद क्या होगा? पांचवा, डिपार्टमेंटल कमेटी जब अपनी रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद फिर अनुदान की मांग पर चर्चा होगी। डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो फिर उसमें क्या होगा? अनुदान की मांग पर चर्चा होगी। डिमांड फॉर डिस्कशन, डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद डिस्कशन अनुदान की मांग पे चर्चा, और अनुदान की मांग पे चर्चा होगी। उसके बाद पहले पूरी प्रक्रिया बता दें, फिर एक एक करके विस्तार कर दें, इसका मतलब क्या है, अनुदान की मांग पे चर्चा का मतलब क्या है। उसके बाद क्या होगा कि कई बार तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बजट पारित करने की प्रक्रिया क्रम बताइए, तो पहले को पूरा कर दें, अनुदान की मांग पर चर्चा। उसके बाद फिर क्या होगा? विपक्ष कटौती प्रस्ताव ला सकता है, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट। तो पॉलिसी कट, फिर आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती, ये कटौती प्रस्ताव फिर आएगा। उसके बाद कटौती प्रस्ताव के बाद क्या होगा? अब गिलोटिन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा ये डिपेंड होगा, लेकिन कटौती प्रस्ताव के बाद क्या होगा? अनुदान की मांग पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, फिर प्रस्तुत होगा विनियोग विधेयक। अब गिलोटिन यहाँ क्या आएगा वो भी बता देंगे आपको। एप्रोप्रिएशन बिल, फिर आएगा विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद आएगा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। ये बात बच्चों ध्यान में रखने की है, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। ये बात ध्यान में रखने की, फाइनेंशियल बिल ये नहीं है, और दोनों में अंतर बता देंगे आपको। फाइनेंस बिल पारित हो गया, उसके बाद फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, फिर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे। और ये बात ध्यान में रखने की है कि जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तब विधेयक पारित मान लिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, बजट पारित करने का प्रोसेस है। अब इसी में अभी आपने सुना गिलोटिन क्या है, गिलोटिन अभी बीच में ला देंगे। अब एक एक करके हम बात को आगे बढ़ाएं। ये पूरा प्रोसेस है कि हमारा बजट कैसे पारित होता है, कैसे हमारा बजट आता है, कैसे बजट पारित होगा। इसलिए आप देखो संसद का बड़ा नियंत्रण होता है कार्यपालिका पर।
अब एक एक को बताएं, उसमें पहला बताएंगे विभागीय समितियां, डिपार्टमेंटल कमेटीज, उसके बाद फिर अनुदान की मांग पे चर्चा। लेकिन इसके पहले आपको ये बता दें कि हमारे यहाँ जो बजट होता है 1 साल का है। अगर वार्षिक वित्तीय विवरण ये बजट है तो सवाल है कि साल शुरू कहाँ से होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे 2 है। एक तो कैलेंडर ईयर, हमारे यहाँ आप याद रखो, एक है जो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ये हमारे कैलेंडर ईयर है। लेकिन हमारे यहाँ जो बजट पारित होता है, जो हमारा वित्तीय वर्ष है, जैसे आप देखोगे हमारे वर्ष अलग अलग शुरू होते हैं। हमारे यहाँ जो व्यापारी बिजनेसमैन है दीपावली से नया वर्ष शुरू करते हैं। हमारे यहाँ कई लोग हिंदू के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से चैत्र की, नवरात्र के नया वर्ष शुरू करते हैं। तो नए वर्ष के मॉडल अलग अलग है। तो कैलेंडर ईयर का मतलब है जो पंचांग का ईयर है वो हमारा अलग है, लेकिन जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो अलग है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो अलग है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, इसका मतलब हम जब बजट लाते हैं तो उसमें 2 वर्ष का उल्लेख अपने आप हो जाता है। यानी बजट किसका होगा? 2023-24 का। अभी जो बजट लाया गया वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक रहेगा। ये ध्यान रखने की बात है, तभी तो हम बजट की बात करेंगे, पहला। और दूसरा, और आपको ये भी याद दिला दें, अब मान लो कि हमारे 2023-24 का बजट पारित कर दिया हमने, और अभी 31 मार्च के बाद अभी हमारा कौन सा बजट चल रहा है? 2022-23 का। अभी तक जो हमारे पास पैसा 2022-23 का है, लेकिन 2022-23 का पैसा जो हमें मिला था, सरकार को मिला था, मंत्रालय को मिला था, डिपार्टमेंट को मिला था। तो जो 2022-23 का जो पैसा मिला है वो 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा। 31 मार्च के बाद वो पैसा आप नहीं खर्च कर पाएंगे। उसके बाद नया बजट का पैसा आएगा, वही सरकारी मंत्रालय और डिपार्टमेंट को मिलेगा। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, कभी सरकारी मंत्रालय में जाओ तो कहते हैं मार्च में एकदम मौजे मौजा है। मार्च का महीना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मार्च रश। मतलब रश का मतलब है कि मारामारी है पैसा खर्च करने की। क्योंकि डिपार्टमेंट को पता है कि मार्च में पैसा खर्च नहीं कर पाए तो फिर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वापस चला जाएगा, भारत की संचित निधि में चला जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है अगर वो पैसा हम 31 मार्च तक नहीं खर्च कर पाए तो क्या हो जाएगा? रूल ऑफ लैप्स कहते हैं, वो व्यपगत हो जाएगा। व्यपगत बड़ा विशुद्ध शब्द है। व्यपगत का मतलब विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये रूल ऑफ लैप्स है, व्यपगत हो जाना। व्यपगत का मतलब है समाप्त हो जाएगा, पैसा आपके पास रहेगा, वो खर्च नहीं कर सकते आप। यानी अब उसके बाद 1 अप्रैल 2023 के बाद अब वही पैसा खर्च कर पाएंगे जो नए बजट के द्वारा आवंटित किया गया हो। इसे रूल ऑफ लैप्स कहते हैं। तो पिछले साल का पैसा कोई मंत्रालय या डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पिताजी ने पैसा दिया 1 महीने के लिए, और 1 महीने में 31 मार्च आ गया। हमें तो पैसा महीने से मिलता है। और अब ये आपको बता दें दोस्तों, जैसे हमारा बजट होता है वैसे सरकार का बजट होता है। बस फर्क है हमें टैक्स नहीं लगाते, सरकार टैक्स लगाती है। अब एक पर बात करने से पहले आपको याद दिला दें, जैसे हमारा बजट है वैसे सरकार का बजट क्यों है? जैसे हमें पैसा मिलता है, हम पैसा खर्च करते हैं, और हम क्या करते हैं? मांगते हैं पैसा। तो हमारा भी आय व्यय होता है। ठीक वैसे ही सरकार खर्चे में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। लेकिन कैसे इसको समझें तो बाकी कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।